चलिए भाई वॉइस कंफर्म कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही, क्विकली बता दो। हाँ जी। एक बार वॉइस कंफर्म करिए। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट था और उम्मीद करता हूं कि सबको मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया था। लेकिन मैं नाराज एक चीज से था। बात कुछ ऐसी है, कल मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। यानी जब भी आप किसी टॉपिक के साथ डील करोगे, 3 चीजें आपको करनी होंगी। एक तो उस टॉपिक का कंप्लीट थ्योरी, उसके बाद हमें पीडीएफ के क्वेश्चंस करने होंगे, देन उसके बाद टेस्ट करना होगा। जब मैंने ये सारी चीजें आपको बताई, तो कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने कल या फिर आज कुछ लोगों ने मुझे जो पहला टॉपिक था हमारा कंप्यूटर सिस्टम वाला, उसके क्वेश्चंस का भी कहीं ना कहीं स्कोर भेजा था, क्विज का भी भेजा था। तो मैंने, अब एक बात बताइए, मैंने क्या बोला था आपसे कि सबसे पहले तो आपको टॉपिक कंप्लीट करना है थ्योरी से। क्या हमारा कंप्यूटर सिस्टम टॉपिक कंप्लीट हुआ कल? आप बोलोगे नहीं हुआ। तो जब टॉपिक ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप क्वेश्चन तक कैसे जा सकते हैं? फिर मैंने उन स्टूडेंट से कॉल किया, तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने वो टॉपिक को पहले से पढ़ रखा था। तो मैंने बोला फिर अच्छी बात है, फिर आपने कर लिया तो कोई इश्यू वाली बात नहीं। लेकिन जब तक आपका वो टॉपिक कंप्लीट ना हो, तब तक अगर आप लगाओगे ना, तो थोड़ा सा स्कोर उतना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज आपने पढ़ी नहीं, उसका स्कोर आप कैसे कर पाएंगे? खुद इस बात को समझ सकते हैं। तो यानी जब तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो, फिर मैं खुद बताऊंगा ना भाई। आपको पता है कि कल मैंने क्लास ली, कल क्लास के बाद मैंने आपको बताया था कि आपको आगे क्या पढ़ाऊंगा मैं। सब कुछ बताता हूं मैं, बस चीजों को ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है? पीडीएफ कब करना है, क्विज कब लगाने हैं, रिवीजन कब करना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन ध्यान से सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है? चलिए, तो ये चीज। और फिर आपको डाउट रहता तो नंबर है भाई, कर लिया करो, कोई इशू वाली बात नहीं। अब आते हैं वापस। जिन स्टूडेंट ने कल क्लास ली थी, तो वो लोग तो जानते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। और जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है या कल क्लास नहीं ले पाए थे, तो आप लोग को मैंने लेक्चर नंबर 1 भेज दिया था। नहीं है तो आप अपने बैच में लाइव सेशन रिकॉर्डिंग में जाओगे, वहां पर आपको लेक्चर 1 मिल जाएगा। आज व्यस्तता रही थोड़ी सी, अदरवाइज मैं आपको एक वीडियो देने वाला था कि नोट्स कैसे बनाएं। तो उसका वीडियो मैं जल्दी आपको शेयर करूंगा, उस वीडियो का आप जरूर देखना और उसके आधार पर आप नोट्स बनाना। ठीक है? चलिए, अब आते हैं टॉपिक पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमने पहला लेक्चर था और कल हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में समझा था। कंप्यूटर सिस्टम जब हमने बोला था, तो कंप्यूटर मतलब सिंगल डिवाइस की बात हो रही थी। और सिंगल डिवाइस यानी कंप्यूटर हमारा दो चीजों का कॉम्बिनेशन था, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पूरा खेल इसी का रहता है। इंटरनेट पे जब हम जाते हैं, तो वहां पर हम एक से अधिक डिवाइसेस की बात करते हैं। अभी हम कुछ 20 से 25 दिनों में सिंगल एक ही डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है। हार्डवेयर भी पढ़ने होंगे, सॉफ्टवेयर भी पढ़ने होंगे। तो अभी हम जब कंप्यूटर सिस्टम कल हमने स्टार्ट किया, तो कल हमने कंप्यूटर क्या था ये समझा था। अगर आप जिस डिवाइस में मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर वो डिवाइस आपके पास है, तो कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये बहुत बेसिक सा सवाल है। इसको जानने की हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम अच्छे से समझ चुके थे। वहीं हम आगे गए थे, तो आगे जाने के बाद हमने कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं देखी थी। विशेषताओं में मैंने 3 आपको स्पेशल तौर पे बताई थी। 3 में हमारा डिलीजेंसी, वर्सेटिलिटी और रिलायबिलिटी था। क्यों? क्योंकि यही वो विशेषताएं जो हमें कंफ्यूज करती हैं। बाकी विशेषताएं ऐसी थी, स्पीड स्पीड की बात करता है, एक्यूरेसी एक्यूरेसी की बात करता है, ऑटोमेशन मेमोरी की बात करता है। तो उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी तो सिर्फ हमारी इन तीनों में। अब डिलीजेंसी के साथ हमने देखा था कि कंप्यूटर थकता नहीं है। यानी आप मिलियन टास्क आप कर सकते हो कंसिस्टेंटली और एक्यूरेसी के साथ।
यानी उसमें कोई थकान महसूस नहीं होती। बाकी वर्सेटिलिटी को हमने देखा था कि सेम एक्यूरेसी और सेम एफिशिएंसी के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क को कर सकता है। डिफरेंट टाइप के वर्क हैं, उनको सेम एफिशिएंसी दिखाएगा, सेम एक्यूरेसी देगा। ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी बदलती जाएगी। और रिलायबिलिटी का मतलब था कि अगर आप सिमिलर डेटा देते हैं तो आउटपुट भी आपको समान मिलता है, आउटपुट में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। ये तीनों चीजें हमने विशेषताओं के तौर पर जाना था। उसके बाद हम आगे गए, तो आगे जाने पर मैंने आपको बोला था कि कंप्यूटर का जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर था, वो आपको स्टडी करना है, जहां से हम अबेकस से कहते हैं और मार्क वन तक पूरा एक साइकिल था। तो मैं एक छोटे से सवाल से कंफर्म भी करना चाहता हूँ और आपको बताना भी चाहता हूँ कि कंप्यूटर के जब इतिहास में गए थे तो आपको पीडीएफ के द्वारा पढ़ने के लिए बोला था, ठीक है ना। तो कितने स्टूडेंट ने कंप्यूटर का जो इतिहास है वो अपनी पीडीएफ से रीड किया था, क्योंकि हिस्ट्री वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी फंसा देते हैं कि ये कंप्यूटर किसने बनाया था। तो ये जनरल पॉइंट है, एक बार रीड करने से हमें आ जाता है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, क्या आपने कंप्यूटर के इतिहास अपनी पीडीएफ से पढ़ा था? अगर पढ़ा है तो यस, नहीं पढ़ा था तो नो कर दीजिए। हम आगे गए तो कंप्यूटर के टाइप की हमने बात की थी, और टाइप में हमने दो टाइप के कंप्यूटर देखे थे, एक साइज के आधार पर, दूसरा डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में हमारे पास दो थे, सॉरी तीन थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग का मतलब हमारा स्पीडोमीटर से था, जो कि सुइयों की फॉर्म में चलता है, एनालॉग डेटा देता है। और डिजिटल था जो बाइनरी फॉर्म में डेटा को स्टोर कराता है, जो 0 1 में जाता है। और हाइब्रिड दोनों भी इस पे काम करता था हमारा, मतलब जिसका सबसे बेहतरीन हमारा एग्जांपल एरोप्लेन्स था, ठीक है ना। हमारे मेडिकल्स में जो डिवाइसेस यूज होती हैं, हमने पेट्रोल पंप का एग्जांपल लिया था, ठीक है ना। अगर हम साइज की बात करें तो साइज में हमने 5 के बारे में समझा था। सबसे पहला हमारा माइक्रो था, जिसका सिंगल यूजर और छोटा, स्पीड भी कम, स्टोरेज भी कम, सब कुछ कम ही होता है। इसी के सिमिलर हमने वर्क स्टेशन देखा था। वर्क स्टेशन सिंगल तो था, लेकिन उसकी जो स्पीड है ना, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी हमारी माइक्रो से ज्यादा होती है। वहीं इसकी सिमिलर हमने दो और देखे थे, जिसमें मिनी और माइक्रो की, मेन फ्रेम की हमने बात की थी। मिनी हमारा मल्टी यूजर था, मेन फ्रेम भी मल्टी यूजर था। दोनों में डिफरेंस क्या था? मिनी मिड रेंज है, यानी छोटे लेवल पे काम करता है, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ पर जो यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मिनी कंप्यूटर थे। बाकी अगर मेन फ्रेम की बात करें तो बड़े लेवल पर, यानी लार्ज और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करें तो वहां पर मेन फ्रेम के बारे में हमने समझा था। और मेन फ्रेम का सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारी बैंकिंग सेक्टर था, हमारा इंश्योरेंस सेक्टर था। तो ये और यूनिवर्सिटीज का जो एरिया, वहां पर हम मेन फ्रेम का यूज करते हैं, मल्टी यूजर होता है। उसके बाद सुपर तो हम जानते हैं बड़ा, और फास्टिंग प्रोसेस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसके बाद आगे गए तो आगे जाने पर जहां से हमें आगे का स्ट्रक्चर मिला था वो था हमें कंपोनेंट। लेकिन कंपोनेंट से पहले हमने जनरेशन बोली थी, और जनरेशन का ही टास्क मैंने आप सभी को दिया था कि आपको टेबल के फॉर्म में मुझे भेजना होगा। तो काफी स्टूडेंट ने भेजा था, जिन्होंने नहीं भेजा है तो वही कल का वीडियो देखकर आप डिफाइन कर लेना कि कैसे मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए बोला था। आपने भेज दिया, अच्छी बात है, लेकिन भेजने के साथ साथ काफी लोगों ने जैसा लिखा था वैसे लिख दिया था। लिखना तो सही था, लेकिन आपको उन सबका मतलब अगर समझ में आता तो ज्यादा बेहतरीन होगा। क्योंकि मैं ये जो शॉर्ट नोट्स आपको, जो टेबल मैंने आपको बनवाई थी जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर की, वो इसीलिए बनवाई थी क्योंकि बाद में आपको रिवीजन में आपकी मदद करे। ऐसा नहीं है कि मैंने बनवा दी और आपको समझ में नहीं आया, तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। और जनरेशन में सिंपल सी 5 कैटेगरी थी हमारी। समय काल था, उसके बाद टेक्नोलॉजी थी, लैंग्वेज थी, लैंग्वेज पर स्पीड, और हमारे पास मेमोरी थी, डिवाइसेस और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने हर जनरेशन के अंदर अलग अलग देखे थे। उसके बाद हम कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर पे गए थे। 5 कंपोनेंट की हमने बात की थी। 5 में हमारे पास इनपुट आउटपुट था, सीपीयू था, और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी था। कल हमने सीपीयू का इंट्रोडक्शन देखा था कि सीपीयू कैसे काम करता है, यानी हमने बात करी थी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हमारा सीपीयू होता है। साथ ही साथ में जितनी भी प्रोसेसिंग है हमारे कंप्यूटर में, चाहे तो कंट्रोलिंग वाली हो, चाहे ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाली हो, हमारे पास स्टोरिंग वाली हो, सब कुछ हमारा सीपीयू करता था। अच्छा, सीपीयू के कितने कंपोनेंट थे? क्विकली कमेंट बॉक्स में
लिख दीजिए। सीपीसीटी के ग्रेट हैं सर जी आप, थैंक यू अमित, थैंक यू। चलिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि हमारे सीपीयू के कितने कंपोनेंट थे। अगर आप जानते हैं तो नाम भी मेंशन कर दीजिए। क्लियर? तो कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो हमने सीयू को देखा था। आज हमें सीपीयू के बारे में डिटेल में चर्चा करनी है। कल मैंने आपको बताया था कि आज हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। सीपीयू से आगे हमें मदरबोर्ड मिलेगा, तो कल का जो सेशन होगा उसमें मदरबोर्ड की चर्चा करेंगे और सीपीयू के कुछ टर्म के बारे में देखेंगे। देन उसके बाद आगे जाएंगे हम, तब हमें कंपोनेंट इनपुट आउटपुट के बारे में बात करनी, मेमोरी की बात करनी, तब हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर का जो हार्डवेयर वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। अभी तक जितना मैंने आपको समझाया वो हमारा प्रीवियस सेशन में एक रिवाइज मॉडल पर हमने बात कर ली। अब सीधा आते हैं और आज के फॉर्म में बात करते हैं। कुछ लोगों की शिकायत है सर आप पीडीएफ पढ़ देते हो। देखो पीडीएफ मैं पढ़ता नहीं भाई, पीडीएफ आपके रेफरेंस के लिए जरूरी तो है। अभी मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई, अगर मैं जैसे कल मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से टिक करके बताया था तो समझने में भी आपको आसानी हुई थी, वरना मैं बोलता जाऊंगा लिखता जाऊंगा तो उतना क्लियरिटी आपके माइंड में पैदा नहीं होगी। इसीलिए पीडीएफ का रेफरेंस लेना जरूरी होता है। तो ऐसा नहीं है, पीडीएफ जस्ट रेफरेंस के लिए होता है, बाकी चीजें आपको भी आती हैं और मुझे भी थोड़ी बहुत आती है, तो उस आधार पे काम चल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जस्ट स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है? सीपीयू। अच्छा आपने कमेंट कर दिया सर वॉइस तेज नहीं आ रही, अभी आएगी सिद्धार्थ, अभी आएगी। अभी मैं धीमा बोल रहा हूँ इसीलिए आ रही है, अभी तेज आएगी। यस, हमारे सीपीयू के 3 कंपोनेंट थे, सीयू, एएलयू और रजिस्टर। आज हम इन तीनों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि हमारा एएलयू करता है तो करता कैसे है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर होगा, इसमें कोई परेशानी और इशू नहीं होगा आपको। यस सोहन सही लिखा आपने, 3 बस हमें और पढ़नी है। यानी आज मेन रूप से 2 हम चीजों की बात करेंगे। एक तो हमारा सीपीयू रहेगा, सीपीयू के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे, और हमारा कंप्यूटर बस रहेंगे। ये 2 कंपोनेंट हम लेके आए। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? व्हाट्सएप पर भेजिए सबको। हाँ जी, बिल्कुल। जो आता है ना, देखो जो पूछा जाता है उसे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। उससे क्या होता है कि आपका सही गलत सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। कोई परेशानी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ भाई। ठीक है ना, आपके सारे कमेंट देख रहा हूँ तो ज़्यादा आपको इशू नहीं आएगा। फिर भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स अवेलेबल है आपके सामने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में लिखा है प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू का नाम देते हैं। सीपीयू देखो, प्रोसेसर और सीपीयू को हम किस किस डिवाइस के नाम से जानते हैं? सीपीयू को हम प्रोसेसर कहते हैं, प्रोसेसर के अलावा सेंट्रल प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये कुछ नाम है, कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट नाम से आ जाता है। जैसे माउस को माउस से कहते हैं, लेकिन हमारे सीपीसीटी वाले इतने महान हैं कि वो माउस को माइस बोलने लगे, गूगल ट्रांसलेट करने लगे। चलिए तो रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर क्या लिखा है, यानी इट कैरी आउट और द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंपोर्टेंट फंक्शन है सबको यही कैरी करता है। यही बताया था मैंने आपको कि हमारे जितने भी काम है ना, इंटरनल बात, तो हमारा सीपीयू करता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। बाकी यहाँ पर लिखा है कि ये हमारी हार्डवेयर से इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उनको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही काम करेगा, प्रोसेस ही करेगा, रिसीविंग का काम भी है और आउटपुट देने का काम भी इसी का है। लेकिन क्यों? क्योंकि इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, वो अलग अलग पॉइंट पर काम करते हैं। वहीं अगर हम सीपीयू को इंस्टॉल करने की बात करें तो सीपीयू को मदरबोर्ड पर इंस्टॉल किया जाता है और जो लोकेशन है उसका नाम सीपीयू सॉकेट होता है। तो पूछा जाए कि हमारा सीपीयू कहां पर इंस्टॉल या फिर इंसर्ट होता है? सर मदरबोर्ड पर होता है।
सर ये मदरबोर्ड क्या है? सर वो स्टेशन है जहां पर सारी गाड़ियां रहेंगी, मतलब प्रेजेंट या फिर अपॉइंट बोला जाए कि रिपोर्ट करेंगी, यानी जिनका लोकेशन मेन वही स्टेशन है, यानी जितनी भी हमारे कंप्यूटर में डिवाइसेस हैं सबका स्टेशन मदरबोर्ड माना जाता है। ठीक है, मदरबोर्ड पर ही सारी चीजें रहेंगी, लेकिन सीपीयू पर जो सीपीयू सॉकेट होती है उस पर सीपीयू की हीट को ऑब्जर्व करने के लिए सीपीयू पर हीट सिंक लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? हीट सिंक, जिसका काम सीपीयू की जो हीट होती है उसको ऑब्जर्व करने का काम होता है। अब काफी एग्जाम में पूछा भी गया है कि सीपीयू को ठंडा करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो हीट सिंक होती है। क्या होती है? हीट सिंक नाम का ऊपर से निकले तार से निकले होते हैं। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको अच्छे से फिगर भी नजर आएगा। तो सीपीयू को ठंडा रखने के लिए काफी बार आपने देखा होगा सीपीयू के साथ एसी मतलब जो एयर कंडीशन होता है उसका ऑप्शन रख देते हैं, तो लोग समझते हैं कि एसी से हमारा कंप्यूटर ठंडा होता है। एसी घर को गाड़ियों को ठंडा करता है, सीपीयू को हीट सिंक से ठंडा किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में इसकी जो परफॉर्मेंस है कल हमने बहुत अच्छे से देखे थे, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, कंट्रोलिंग, आउटपुट इनपुटिंग, इनपुट प्रोसेसिंग, ये सारे हमारे सीपीयू के फंक्शन रहते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। हमने तीन कंपोनेंट के बारे में देखा था, ये वो तीन कंपोनेंट है, हमारा एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर, जिसे हम मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट के नाम से जानते थे। ये वो ब्लॉक डायग्राम है जिसके माध्यम से कल हमने सीपीयू को समझा था। चलिए अब पहला पॉइंट आज के तौर पर नया निकला जिसका नाम है सीपीयू क्लॉक स्पीड। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। सर ये क्या होता है? सीपीयू क्लॉक स्पीड, नाम से समझ में आ रहा है सीपीयू की जो स्पीड है ना उसे हम क्लॉक स्पीड के नाम से जानते हैं। सर ये स्पीड क्या होती है? यानी सीपीयू या प्रोसेसर हमारे पर सेकंड में जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है उसे हम सीपीयू की क्लॉक स्पीड के नाम से जानते हैं। यानी हमारा सीपीयू पर सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन के साथ प्रोसेस कर रहा है उसे हम क्लॉक स्पीड कहते हैं। क्लॉक स्पीड की मेजरमेंट यूनिट, हाँ ध्यान रखना, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो, स्पीड मेजरमेंट, स्पीड ऑफ, या फिर ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो सीपीयू मेजरमेंट यूनिट, मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट में हमारे पास एक तो लिखा ही है यहाँ पर हर्ट्ज होता है, ठीक है ना, लिखा है ना, ये देखो जीएच लिखा है, गीगाहर्ट्ज एग्जांपल के तौर पे लिखा भी है, यानी 6 पॉइंट गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड का मतलब है कि सीपीयू एक सेकंड में 6 बिलियन इंस्ट्रक्शन को हमारा प्रोसेस कर रहा है। समझ में आ रहा है? यानी गीगा सेकंड का मतलब है कि गीगा का मतलब होता है बिलियन। अब बिलियन है तो बिलियन मतलब कितना है? 6 लिखा है तो 6 बिलियन को पर सेकंड में क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। तो हमारा जो मेजरमेंट यूनिट है पहली हर्ट्ज हो जाती है, उसके बाद दूसरी यूनिट है एम आई पी एस और एक होता है एम एफ एल ओ पी एस, जिसे हम फ्लोप्स के नाम से जानते हैं। ये तीन मेजरमेंट यूनिट है हमारे सीपीयू की। कौन कौन सी? एक तो हर्ट्ज, हर्ट्ज में दो होती है, एक गीगा होता है, मेगा होता है, दोनों चलती हैं। बाकी एम आई पी एस होता है, ये भी लिख लो। एम आई पी एस का फुल फॉर्म होता है, देखो आईपीएस का फुल फॉर्म तो आप समझ रहे होंगे, इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है, तो आई फॉर इंस्ट्रक्शन होगा, ये क्लियर है। लेकिन एम फॉर क्या होगा? मिलियन होगा। क्या होगा? मिलियन, जिसे हम मेगा मतलब जो है ना एमजी कहते हैं, ये एम एच जेड कहते हैं ना, ये वही है, ये एम आई पी एस। बाकी अगर हम एम फ्लोप्स की बात करें तो फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, और एम लगाए तो मेगा हो जाएगा, क्योंकि एम है मेगा, जी फॉर गीगा, ये टर्म है मेमोरी के। तो तीनों हमारे मेजरमेंट यूनिट हो जाती हैं सीपीयू की क्लॉक स्पीड के लिए। क्लियर हुआ? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे जाने पर हम टाइप ऑफ प्रोसेसर की बात करते हैं, जो जनरल हम कहीं ना कहीं देखने के लिए हमें मिलते हैं। अगर आप टाइप ऑफ प्रोसेसर की बात करोगे तो तीन मेन कैटेगरी है, एक जनरल प्रोसेसर होता है और उसके अलावा एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिस्टम प्रोसेस और एप्लीकेशन
स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। हमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने होती हैं वो जनरल पर्पस प्रोसेसर होते हैं, जिसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, एम्बेडेड प्रोसेसर होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर और मीडिया प्रोसेसर है। आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू के नाम से जानते हैं, और उसी के सिमिलर होता है माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि दोनों हमारे प्रोसेसर के फॉर्म में ही काम करती हैं, प्रोसेसर हैं, तो दोनों को समझना जरूरी होता है। सीपीयू के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं, क्योंकि सीपीयू हमारा वीएलएसआई जो कि हमने 4th जनरेशन में इसका इन्वेंशन किया था, समझ में आया, क्योंकि एक से एक दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। वही अगर हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर की तरह ही होता है, लेकिन इनका फंक्शन, इनका जो यूज है ना, वो कहीं ना कहीं अलग अलग पॉइंट के लिए होता है। जैसे अगर मैं दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला पॉइंट तो यही है कि माइक्रो प्रोसेसर हमारा जो सीपीयू है वो कंप्यूटर में यूज होता है। क्या होता है? यानी इसका यूज मेनली कंप्यूटर में होता है। किसका? माइक्रो प्रोसेसर का। अगर हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर हमारी एम्बेडेड डिवाइस में यूज होता है। अब सर ये एम्बेडेड डिवाइस क्या होती है? जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपका एसी है, आपका फ्रीज है, ये कहीं ना कहीं एम्बेडेड डिवाइस है। तो इसमें जो प्रोसेसर यूज हो रहा है वो माइक्रो कंट्रोलर होता है, जो डिवाइस को कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि हमारा, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की हार्ट की बात करें, दिल की बात करें, तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। वही अगर हम एम्बेडेड सिस्टम की हार्ट या ब्रेन की बात करें तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर हो जाएगा, क्योंकि सारे काम यही करता है। अब अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग लिखा है, इट इज अ प्रोसेसर, ये तो हम लोग जानते हैं, स्टार्टिंग में हमने देख लिया था। यह मेमोरी और इनपुट आउटपुट हमारे कंपोनेंट को एक्सटर्नली कनेक्ट करता है। मतलब समझ में आया? यानी माइक्रो प्रोसेसर हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप से कंपोनेंट को कनेक्ट करता है। मेमोरी को इंटरनली करेगा, एक्सटर्नली भी करेगा, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ और सिर्फ हमारी मेमोरी और डिवाइसेस को इंटरनली कनेक्ट करता है। क्योंकि आपने देखा वॉशिंग मशीन में कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगती, हमारे एसी में कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगती, जबकि हमारे कंप्यूटर में एक्सटर्नल डिवाइस लगती। हम मल्टीपल डिवाइस एक्सटर्नल तौर पे लगाते हैं, इंटरनल होती है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क है, हमारी रैम है, ये वो डिवाइस है जो इंटरनल काम कर रही है। एक्सटर्नल की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, ये हमारे एक्सटर्नल है। तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर, हमारा सीपीयू कंप्यूटर में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिवाइस को कंट्रोल करने का या फिर कनेक्ट करने का काम करेगा, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में सिर्फ इंटरनल डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है, यही इनकी डेफिनेशन भी मानी जाती है। क्लियर हुआ? अब चलते हैं कि इसके अलावा और हमें कौन कौन से पढ़ने होते हैं। ये सिर्फ नॉलेज के लिए जरूरी है, इनका बहुत रेयर केस होगा, क्योंकि जो चीजें नॉलेज के लिए होती हैं उनका एलिमिनेशन में बड़ा मदद मिलता है हमें। अब जैसे कभी पूछा जाए कि एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? सर एम्बेडेड का मतलब होता है बहुत सारी चीजों से मिलके बना हो। एम्बेडेड सिस्टम भी है और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी है। अब एम्बेडेड सिस्टम बहुत सारी डिवाइस, जैसे हमारा वॉशिंग मशीन है, तो वैसे ही जो वॉशिंग मशीन के लिए जो सॉफ्टवेयर बना है उसे हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तब वहां पे एम्बेडेड डिवाइस की भी बात करेंगे, और एम्बेडेड डिवाइस कौन कौन सी है, उनका टाइप्स कौन कौन से, जैसे एटीएम मशीन है एम्बेडेड है, हमारी वॉच है एम्बेडेड है, डोरबेल है एम्बेडेड है, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, ये सारे एम्बेडेड डिवाइस हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है। तो इनको हम आगे देखेंगे जब सॉफ्टवेयर का हम काम समझेंगे। एम्बेडेड प्रोसेसर नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा प्रोसेसर जो कहीं ना कहीं इन डिवाइसेस में यूज हो रहा हो। अभी माइ डिवाइसेस में कौन कौन सी में एग्जांपल के तौर पे बहुत सारी मैंने आपको डिवाइसेस बताई, लेकिन ये एम्बेडेड प्रोसेसर हमारा मतलब कौन कौन से फंक्शन करेगा? सर ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों टाइप के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका जो टाइमर है, आपका प्रोग्राम मेमोरी है, डेटा मेमोरी है, रीसेट करना है, पावर का सप्लाई करना है, हमारे पास मतलब कंट्रोल का इंटरप्शन है, क्लॉक आइसोलेटर है, सिस्टम है। तो ये जितने भी काम है ना, चाहे तो हम पोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं या फिर सर्किट को कनेक्ट कर रहे हैं,
तो ये सारा का काम एम्बेडेड प्रोसेसर करता है। इसमें दोनों प्रकार के फंक्शन आते हैं हमारे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों। ऐसे ही हम डिजिटल की बात करते हैं। अब डिजिटल नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा प्रोसेसर जो डिजिटल में डिवाइसेस में यूज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो, जो प्रिंटर में हमारे पास जो प्रोसेसर लगता है, मोबाइल में जो प्रोसेसर लगता है, बारकोड में जो प्रोसेसर लगता है, वो हमारा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होता है। इसका काम क्या है सर, डेटा के साथ या फिर सिग्नल जो हमारे होते हैं, चाहे वो एनालॉग हो या डिजिटल हो, उनको कंप्रेस करने का काम करेगा, मेजर करने का काम करेगा, फिल्टर करने का काम करेगा। तो ये हमारे रियल टाइम एप्लीकेशन पर भी काम करते हैं। मोबाइल में आपने देखा होगा। और मीडिया प्रोसेसर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा प्रोसेसर जो मीडिया डिवाइस है, जैसे मीडिया हमारे पास सीडी डीवीडी राइडर होते हैं, उनमें जो प्रोसेसर यूज होता है, या फिर हम डेटा स्ट्रीमिंग के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, वहां पर जो प्रोसेसर यूज होता है उसे हम मीडिया प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। तो जब आपको माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर समझ में आ गया, तो बाकी प्रोसेसर उनके नाम से ही खुद की डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम टाइप ऑफ सीपीयू की बात करें तो टाइप ऑफ सीपीयू में हमारे पास मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान देनी है कि अगर हम सीपीयू की मोस्ट मैन्युफैक्चर कंपनी की बात करें तो इंटेल और एएमडी कंपनी है, जिसने सबसे बड़े लेवल पर सीपीयू को हमारे इन्वेंट या फिर मैन्युफैक्चर किया है। अगर हम बेसिक टाइप की बात करें तो टाइपिंग हमारे पास मल्टीपल है। जैसे सिंगल कोर सीपीयू होता है, डुअल कोर होता है, क्विड कोर होता है। अब डुअल कोर का मतलब है, देखो सिंगल कोर सबसे पुराना है जो कि 1970s के अंदर आया था। अब 70s क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारा 4 जनरेशन का एरा कहां पर था सर, 1970s से लेकर हमारा 80s तक था, याद है ना। और प्रोसेसर का इन्वेंशन भी 4 जनरेशन में हुआ, इसीलिए सबसे पुराना जो सीपीयू है वो इसी ईयर में माना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद डुअल कोर आया जिसमें 2 कोर होती हैं। क्विड कोर आया जिसमें 2 डुअल कोर होती है। 2 का मतलब है इसमें 4 होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हेक्सा कोर में कितने कोर का प्रोसेसर होता है। हेक्सा का मतलब 6 होता है, ऑक्टा का मतलब 8 होता है और डेका का मतलब 10 होता है। तो 10 कोर का जो प्रोसेसर उसे हम डेका कोर प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर पूरा सीपीयू का फंडामेंटल आया। अब हम चलते आगे। जैसे आगे जाएंगे तो हमें कंपोनेंट मिलेंगे। कंपोनेंट हमने 3 पढ़े थे, एएलई, सीयू और रजिस्टर। अब इन कंपोनेंट को थोड़ा सा डिटेल करते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो कल हमने एएलयू के 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था एयू सेक्शन और दूसरा पार्ट था एलयू सेक्शन। अब एयू का मतलब क्या था सर, अर्थमेटिकल लॉजिकल सेक्शन था। और सर अर्थमेटिक सेक्शन था। और एलयू का मतलब था कि लॉजिकल सेक्शन। जैसे अर्थमेटिक में क्या आता है, आप एडिशन कर रहे हैं, आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो यह अर्थमेटिक में आ जाता है। वहीं अगर हम लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल में हमारे पास डेटा का अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, डेटा का सिलेक्शन कर रहे हैं, डेटा ट्रांसलेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा काम हमारा लॉजिकल सेक्शन में आता है। और लॉजिकल जो गेट होते हैं वो भी हम इसी लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर ही परफॉर्म करते हैं। एक बार डेफिनेशन भी देख सकते हैं, डेफिनेशन देखना चाहते हो तो बहुत बेसिक सी लिखी है कि एएलयू हमारे सीपीयू का सबसे मेन कंपोनेंट माना जाता है। ध्यान रखना इस चीज का कि एएलयू हमारे सीपीयू का सबसे मेन कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि जितने भी ऑपरेशन है, जितने भी वर्किंग का काम है ना, जैसे किसी कंपनी में जो लेबर वर्क होता है वही मेन है, क्योंकि लेबर प्रोडक्ट ही नहीं बनाएगी तो बाकी चीजें काम ही नहीं होंगी। तो ऐसे ही क्या है कि एएलयू जितने भी ऑपरेशन है वो सबको परफॉर्म यही करेगा। बाकी आप मान के चलिए, और यहाँ पे लिखा भी है, इसी एएलयू को हम इंटीगर यूनिट भी कहते हैं। मतलब इंटीजर मतलब है कि आंतरिक यूनिट, अंदर के जितने भी काम है ना वो यही करेगा। चाहे तो सीपीयू की बात करें या फिर जीपीयू की बात करें। अब सीपीयू का फुल फॉर्म तो आपको पता है सर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। लेकिन अगर आपको जीपीयू का मतलब पता है तो एक बार कंप्लीट कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है ना, मैसेज में कर दीजिए जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए, अब इस मशीन साइकिल को आप अपनी नोटबुक में अभी ड्रॉ कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे? मशीन साइकिल। ऐसे ही सेम जैसे बनाए ना वैसे ही ड्रॉ करो, मैं समझाऊंगा आप जब तक बनाओगे। मशीन साइकिल में ऐसे पहले लिखो यहाँ पर मेन मेमोरी, उसके ऊपर कंट्रोल यूनिट एएलयू। ठीक है ना। यहां से मेन मेमोरी से ऐसे आप ड्रॉ करो, ऐसे एरो ले,
और यहाँ पे लिखो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर में क्या लिखोगे? फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोल यूनिट पर यहाँ पर डैश करके लिख लो सेकंड स्टेप। इसका मतलब है सर डिकोड इंस्ट्रक्शन इनटू द कमांड। और थर्ड स्टेप है एग्जीक्यूट कमांड, मतलब कमांड को एग्जीक्यूट करना। और फोर्थ स्टेप है स्टोर रिजल्ट इन अ मेमोरी, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों स्टेप लिख लीजिए और ये फिगर बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी इसमें स्टेप पूछ ले जाते हैं कि पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, साथ ही साथ में पहला स्टेप का काम क्या है, दूसरे का काम क्या है, चौथे का काम क्या है। इसीलिए ये फिगर अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन को जनरेट करता है। यहाँ से हमें सीपीयू का पूरा स्ट्रक्चर भी समझ में आता है। जैसे अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं तो पहले स्टेप में हमारे जो इंस्ट्रक्शन है जो इनपुट डिवाइस से भेजे जा रहे हैं उनको मेन मेमोरी से, कहां से, मेन मेमोरी से फैच किया जाता है। अपने आप पे क्वेश्चन बनता है कि पहले स्टेप में क्या होता है सर, इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं, कहां से करते हैं, मेन मेमोरी से करते हैं। मेन मेमोरी में बहुत सारे ऑप्शन भी रख सकते हैं, आपकी सेकेंडरी मेमोरी, सीपीयू, बहुत सारी मेमोरी हम रख देंगे तो वहां पर मेन मेमोरी आएगा। मेन मेमोरी आप लोग जानते हैं जिसे हम एग्जांपल के तौर पर रैम कहते हैं, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से फैच किया जाता है और दूसरे में उन इंस्ट्रक्शन को जो हमारे इंस्ट्रक्शन है उनको डिकोड करते हैं कमांड में। क्या यार, यानी सेकंड स्टेप में फैच इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं कमांड में। थर्ड स्टेप में उन कमांड पर, जो कमांड आपने डिकोड करी है उन पर एग्जीक्यूशन होगा कि आखिर काम क्या करना है, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमें रिजल्ट मिल जाता है जो कि मेन मेमोरी में जाके स्टोर कर दिया जाता है। यहाँ पर अब जब जैसे ही बढ़ोगे तो इनके बीच बीच के पॉइंट भी आपको समझ में आएंगे कि आखिर हमारे जो एग्जीक्यूट का काम है कौन कर रहा है, फैच का काम कौन कर रहा है। वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे कि जितने भी मेन ऑपरेशन है हमारा एएलयू करता है, तो एएलयू का मेन पार्ट माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं, जितना आ रहा है ना पहले समझ लो, लिख लो, फिर समझ में आएगा आपको, क्योंकि हर चीज को मैं रिपीट करता हूँ। जैसे अगर आपको याद हो कि एएलयू के अगर ऑपरेशन की बात करें तो दो ऑपरेशन हमने कल बहुत अच्छे से देखे थे, अर्थमेटिकल, लॉजिकल। तो सिंगल एक ऑपरेशन बढ़ गया तो नया नहीं है, क्योंकि दो कलम पढ़ के आए। देखो लॉजिकल में हमने पढ़ा था, हमने डेटा का कंपैरिजन करें, ट्रांसलेटिंग करें, समझ में आया। अब यहाँ पर जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन है, जो गेट हैं, जैसे नॉर है, नोट है, ये भी हमारे इसी एएलयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। और अर्थमेटिक तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ये रहे वो अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी जितनी कॉम्प्लेक्स आएंगे सब यही करता है। अब बचा तीसरा। तीसरा क्या में सर, वेट शिफ्टिंग है। वेट शिफ्टिंग अगर आपको याद नहीं होता तो सिंपल एक काम लिख लीजिए कि वेट शिफ्टिंग को हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से सर? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। और पूछा जाए कि बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन किसका है, वैसे तो जितने भी ऑपरेशन है वो हमारा एएलयू करता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं तो आप बता दोगे सर एएलयू काम करता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा काम एएलयू नहीं करता। अब जो करता होगा तभी तो आप बता पाएंगे कि कौन सा नहीं करता है, ठीक है ना। अब बिट शिफ्टिंग की बात करें तो बिट शिफ्टिंग का मतलब है इट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट इन अ location of bits to the right or left in a certain number of places। मतलब हमारे जो बिट की लोकेशन है उसको राइट से लेफ्ट ले जाने का काम इसी बिट शिफ्टिंग का होता है, इसीलिए हम इसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों ऑपरेशन हमारे लिए नए नहीं है कि कल हमने बहुत अच्छे से समझे थे। अब जो नया है वो एएलयू के सिग्नल्स हैं कि आखिर एएलयू सिग्नल कैसे प्रदान करता है, कैसे उस पर काम करता है। तो अगर हम सिग्नल की बात करें तो हमारे एएलयू के अंदर जो सिग्नल है वो दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों इलेक्ट्रिकल हमारे पास वैरायटी होती है जिनसे हमारा डेटा कनेक्ट किया जाता है। लेकिन एएलयू में जो हमारे पास ऑपरेशन है, जैसे डेटा है, ऑफ कोड है, हमारे पास ऑपरेंड है, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। वैसे डेटा आप अच्छे से समझ गए होंगे। डेटा का मतलब है कि एएलयू में जब डेटा भेजा जाएगा, अब डेटा के लिए हम तीन बसेस का काम करते हैं।
तीनों बस हमारी पैरेलल बस होती हैं। तीनों बस को आप आगे देखोगे जिसमें आप एड्रेस कंट्रोल और कंट्रोल और डेटा बस की बात करोगे, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, एएलयू में दो बस तो इनपुट का काम करती है, एक बस आपका आउटपुट का काम करती है जिसे हम ऑपरेंड के नाम से भी जानते हैं। अब दो शब्द मिल गए हमें, ऑपरेंड और ऑफकोड, दोनों शब्द को एक बार लिख लीजिए आप। ऑपरेंड और ऑफकोड दोनों लिखिए। क्या लिखेंगे, ऑपरेंड यहाँ पे लिखा है, ऑपरेंड क्या लिखा है, ये लिखा है भाई, ऑपरेंड और ऑफकोड दोनों लिख लीजिए। क्या लिखोगे, ऑपरेंड एंड ऑफकोड दोनों लिख लो। क्या लिखोगे, ऑफ, ये ऑफ कोड है, यहाँ पे लिखो ऑपरेंट, दोनों को लिखो थोड़ा सा, क्योंकि ये कभी वैसे तो आया नहीं अभी तक, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि ईएलयू के द्वारा परफॉर्म होते हैं ये, क्योंकि वैसे में ज्यादातर काम ईएलयू करता है। अब ऑफ कोड का मतलब है कि ऑफ कोड एक इंस्ट्रक्शन है, क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है जिसे सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब सीपीयू जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है उसे हम ऑफ कोड कहते हैं। क्या आया, ऑफ कोड। अब ऑपरेंड का मतलब क्या है, सर ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो डेटा और जो मेमोरी लोकेशन है उसे हम ऑपरेंट कहते हैं। अब सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो ऑपरेंट का मतलब है कि एक्चुअली में उस डेटा पर काम क्या करना है हमें, और ऑफ कोड का मतलब है कि सीपीयू जिसको प्रोसेस कर रहा है, जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शन को हम ऑफ कोड कहेंगे। लिखा भी यहाँ पर कि जब एएलयू ऑपरेशन करने जा रहा है तो वह ऑपरेशन सेलेक्टेड कोड द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है कि एएलयू किस ऑपरेशन को अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट करेगा, यानी ऑफ कोड डिफाइन करेगा कि एक्चुअली में करना क्या है। यानी ऑफ कोड और ऑपरेशन दोनों के दोनों, ये ऑफ कोड और हमारे ऑपरेंट होते हैं, ये मशीन साइकिल में तीसरे स्टेप में किए जाते हैं। अब तीसरा स्टेप कौन सा है, सर एग्जीक्यूशन वाला था, याद है ना। पहला हमारे पास फैच था, दूसरा डिकोड था, तीसरा एग्जीक्यूट था, चौथा स्टोर था। तीनों को याद रखना, सॉरी चारों को याद रखना, क्योंकि चारों जरूरी हो जाते हैं भाई। अगर आप एएलयू की बात करते हैं, कभी एएलयू पूछा जाए तो एएलयू में हमारे पास जो मतलब जो कंपोनेंट माने जाते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन करते समय जो कंपोनेंट माने जाते हैं, उसमें हमारा जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर का मेन पार्ट माना जाता है, जो कि आप आगे भी देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है दूसरा कंपोनेंट जिसका नाम सीयू है। अब सीयू को आप सभी को याद है, हमने मैनेजर का नाम इसे दिया था। मैनेजर का काम क्या होता है, सर मैनेजर सिर्फ देख रेख करता है। आपको पता है कि मैनेजर जस्ट सिग्नेचर और देख रेख का काम रहता है, किसको क्या काम करना है, काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज की पूरी देखरेख हमारा सीयू करता है। और सीयू को इसी प्रकार से डिफाइन किया था कल हमने, यानी हमारे मतलब अगर हम मतलब इंचार्ज की बात करें, अगर हम ओवरसी की बात करें, तो ये हमारा सीयू ही करता है। चाहे वो हमारे एएलयू के ऑपरेशन की बात करें, रजिस्टर्ड के ऑपरेशन की बात करें, सबके ऑपरेशन देखरेख का काम हमारा ये सीयू करेगा, ठीक है ना। चलिए लिखा भी है यहाँ पर, समझ सकते हैं आप, लेकिन मैं सीधा बात करता हूँ सीपीयू के उन फंक्शन की जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीयू के पहला फंक्शन तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये कंट्रोलिंग का काम करेगा, लेकिन उसके अलावा जो एग्जाम में फंक्शन पूछे जाते हैं उनमें ये 5 फंक्शन लिखे हैं, और इन्हीं फंक्शन में से सीयू की डेफिनेशन पूछी जाती है। पहला फंक्शन लिखा है कि अगर आप डेटा फ्लो की बात करें, क्या करें, फ्लो ऑफ डेटा, तो फ्लो ऑफ डेटा हमारा सीयू ही कंट्रोल करता है, चाहे तो इंटरनल हो या फिर हमारा एक्सटर्नल हो। लिखा भी है कि फ्लो ऑफ डेटा विद इन अ प्रोसेसर, प्रोसेसर के अंदर अगर डेटा फ्लो करना है, उसको रेगुलेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, तो ये सीयू ही करेगा। बाकी अगर आपकी कमांड हो, इंस्ट्रक्शन हो,
इनको समझने का काम भी यही करता है, सिर्फ समझेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट एएलयू करेगा। बाकी जितने भी ऑपरेशन है, चाहे हमारा एएलयू कर रहा हो, चाहे डेटा का बफर हो रहा हो, रजिस्टर्ड काम कर रहा हो, इसका इंचार्ज ऑफ सीपीयू अगर हम बोले तो सीधा सीपीयू हम सीयू को बोलेंगे। बाकी आपको एक और कमांड लिखी है, चाहे तो एक्सटर्नल कमांड हो, इंटरनल हो, सबको कंट्रोल करने का काम सीयू का लिखा है, जो कि फोर्थ में लिखा है कि एक्सेप्ट एक्सटर्नल या फिर इंटरनल हमारी जो कमांड्स होती हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको एक्सेप्ट करने का काम भी सीयू करता है। सीयू का फंक्शन भी लिखा है यहाँ पर, फंक्शन भी आप समझ सकते हैं, सॉरी वर्क भी समझ सकते हैं कि सीयू का आखिर काम कैसे करता है। काम पढ़ना है, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। तो सीयू कैसे करता है, देखो सीयू रिसीव डेटा फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर से पहले डेटा को रिसीव करेगा, उसके बाद ट्रांसलेट इट इनटू कंट्रोल सिग्नल, और उसे ट्रांसलेट करके कंट्रोल सिग्नल के फॉर्म में, मतलब ट्रांसलेट उन कमांड को जो इंस्ट्रक्शन लिए हैं उसने यूजर से, उसे ट्रांसलेट कर देगा कंट्रोलिंग सिग्नल में, जिससे सीपीयू तक पहुंचा दिया जाता है। सीपीयू पर पहुंच गया तो सीपीयू खुद को समझ जाता है कि इस पर काम क्या करना है, क्योंकि सीपीयू का मेन काम कौन करता है सर, एएलयू, जिसे हम मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू कहते हैं। जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट कर्नेल होता है, जो कि आप आगे देखोगे, उसी प्रकार हमारे सीपीयू का मेन कंपोनेंट एएलयू हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में मेन हमारा सीपीयू है, तो वैसे ही सीपीयू में हमारा मेन एएलयू होता है। अब लास्ट में बचा हमारे पास रजिस्टर्ड। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो रजिस्टर्ड का सिंपल लास्ट स्केल है। और रजिस्टर्ड में थोड़े से हमेशा वैसे मैं रजिस्टर्ड पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने हो सकता है कि काफी अगर कहीं से पढ़ा था, तो इस बार का जो पेपर हुआ था उसमें रजिस्टर्ड के जो टाइप हम लोग पढ़ते हैं, जो कॉमन यूज रजिस्टर्ड पढ़ते हैं, वो एग्जाम में पूछे गए थे, उनकी डेफिनेशन पूछी गई थी। और एक क्वेश्चन तो ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन सा सीपीयू का रजिस्टर्ड होता है कि नहीं होता। अब जिसने रजिस्टर्ड पढ़ा होगा वही तो समझ पाएगा कि कैसे हमारा रजिस्टर्ड और कौन कौन से रजिस्टर्ड होते हैं। तो लास्ट कंपोनेंट है रजिस्टर्ड। और रजिस्टर्ड को भी कल हमने देख लिया था, रजिस्टर्ड को सिमिलर जो नाम थे, वो मेमोरी यूनिट था और स्टोरेज यूनिट है। इसका मतलब एक चीज हमें समझ में आती है कि ये स्टोरेज का काम करेगा, लेकिन रजिस्टर्ड का मेन काम क्या है सर, स्टोरेज के लिए तो मेमोरी का यूज करते हैं, लेकिन ये रजिस्टर्ड क्या करता है। रजिस्टर्ड का सिंपल सा डेफिनेशन है कि अगर सीपीयू में स्टोरेज की बात आएगी तब हम रजिस्टर्ड के साथ जाएंगे, और जब हम मेमोरी पढ़ेंगे तो मेमोरी में हमें समझ में आएगा कि जिस मेमोरी की सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है वो हमारा रजिस्टर्ड ही होता है। क्यों, क्योंकि सीपीयू की स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी दोनों हम सीपीयू को बेस बनाते हुए करते हैं, जो कि आप आगे मेमोरी में देखेंगे, ठीक है ना। फिर भी एक अगर टाइप में आप देखना चाहते हो तो लिखा भी है कि रजिस्टर्ड आर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी की कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसका ही टाइप हमारा रजिस्टर्ड होता है। सर इसका यूज किया जाता है क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। डेटा इंस्ट्रक्शन को अगर क्विकली एक्सेप्ट करना है, उसको स्टोर कराना है, ट्रांसफर करना है, तब हम रजिस्टर्ड का यूज करते हैं। रजिस्टर्ड के बारे में एक चीज और आप लिख लेना कि ये सिंगल बिट स्टोरेज होता है। क्या होता है, यानी सिंगल बिट स्टोरेज होता है, ये आप लिख लीजिए, सिंगल बिट स्टोरेज होता है, यानी 0 या 1 में से एक ही करेगा। ठीक है, लिखा भी है, क्या लिखा है कि रजिस्टर्ड यूज बाई सीपीयू, रजिस्टर्ड का यूज सीपीयू करता है किसके लिए, स्टोरेज के लिए। डेफिनेशन है, वैसे आप इस डेफिनेशन को अलग अलग सेपरेट तरीके से देखेंगे। क्या लिखा है, होल्ड इंस्ट्रक्शन स्टोर एड्रेस एंड एनी टाइप ऑफ डेटा, किसी प्रकार का डेटा है वो सिंगल बिट में स्टोर होगा इसी रजिस्टर्ड पर। रजिस्टर्ड के ऑपरेशन में आप समझ सकते हैं, जैसे फैच है, डिकोड है, एग्जीक्यूट है। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने मशीन साइकिल में बताए थे जो कि एएलयू परफॉर्म कर रहा था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फैच करोगे आप तो फैच को भी कहीं ना कहीं, फैच कहां से होता है, आपको मैंने बताया था कि हमारा यूजर इंस्ट्रक्शन को भेज रहा है तो मेन मेमोरी से फैच किया जाएगा, लेकिन मेन मेमोरी से फैच होने के लिए स्टोरेज का भी पार्ट होगा ना यूज, तो वहां पर भी हमारा रजिस्टर्ड का यूज होता है।
जब कमांड को सेकंड स्टेप में हम डिकोड करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन हमने फैच किए थे वहां पर भी हम इस रजिस्टर्ड का यूज करते हैं, और एग्जीक्यूट के लिए तो करते ही करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन होगा तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरमीडिएट स्टोरेज भी होगा, तो वहां पर भी हम रजिस्टर्ड का यूज करते हैं। इसीलिए रजिस्टर्ड के ऑपरेशन में हम फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट को स्टोर मतलब क्या बोलते हैं, मेंशन करते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड की डेफिनेशन समझ गए हैं, तो डेफिनेशन समझने से आपको एक चीज और रखनी है कि कुछ कॉमन टाइप ऑफ रजिस्टर जो कि अपने आप में डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, और इसी के आधार पर हमें रजिस्टर्ड का जो मतलब ओवरऑल जो डिटेल डेफिनेशन है वो भी समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि कॉमन रजिस्टर्ड है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग रजिस्टर अलग अलग काम करेंगे, तो हमें रजिस्टर्ड की डेफिनेशन और डीप समझ में आ जाएगी। कॉमन रजिस्टर्ड आपके सामने है, जैसे एसी है जिसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं, डीआर है जिसे हम डेटा रजिस्टर्ड कहते हैं, एआर है जिसे हम एड्रेस रजिस्टर्ड कहते हैं, पीसी है जिसे प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, एमडीआर है जिसे मेमोरी डेटा रजिस्टर्ड कहते हैं, एमबीआर है जिसे मेमोरी बफर रजिस्टर्ड कहते हैं, आईआर है जिसे हम इंडेक्स रजिस्टर्ड कहते हैं, और टीआर है जिसे हम टेम्पररी रजिस्टर्ड कहते हैं, और आईआर को इनपुट आउटपुट रजिस्टर्ड भी बोला जाता है। आईआर मतलब आई आर है इनपुट रजिस्टर्ड है, और मतलब इनपुट आउटपुट दोनों रजिस्टर्ड के फॉर्म में भी रजिस्टर्ड यूज होते हैं, लेकिन होते तो बहुत है, लेकिन मैंने यहाँ पर कॉमन लिखे हैं। अब आप बोलोगे ये सारे हमें करने, देखो सारे तो आपको नहीं करने, लेकिन कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले तो इनके नाम पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर रिसेंटली पेपर देखोगे तो आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा रजिस्टर्ड होता है और कौन सा नहीं होता। तो नाम पता होगा तभी तो आप बता पाओगे कौन सा नहीं है। तो एक बार रीड करिए, शॉर्ट फॉर्म और डिटेल दोनों पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी शॉर्ट का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। फुल फॉर्म फाइल एक्सचेंज ऐसा टॉपिक है जो अलग अलग टॉपिक के साथ कंप्लीट होता है, उसको सेपरेट नहीं पढ़ा जाता। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। अब एसी फिर से बोलिए सर, एक्यूमुलेटर होता है, डीआर डेटा रजिस्टर्ड होता है। वैसे आर लगा तो आप रजिस्टर्ड खुद ब खुद डिफाइन कर पा रहे हैं, जैसे ए आर है तो आर मतलब रजिस्टर्ड है, ये कंफर्म है। पीसीए प्रोग्राम काउंटर है। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनमें हमारे पास आता है एक तो पीसी और एक्यूमुलेटर। क्या आता है? पीसी और एक्यूमुलेटर आता है। ठीक है ना। पहले मैं उन्हीं की डेफिनेशन को डिफाइन कराता हूँ। उन्हीं की डेफिनेशन देखो, अगर आप एसी की बात करो, एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर की डेफिनेशन आप लिख सकते हो यहाँ पर, स्टोर टू स्टोर, क्या लिखोगे? टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट, इंटरमीडिएट रिजल्ट। इंटरमीडिएट अगर आप रिजल्ट को स्टोर करने की बात करें तब हम एक्यूमुलेटर का यूज करेंगे। यानी हमारा सीपीयू जिन इंस्ट्रक्शन पर प्रोसेस कर रहा है, तो अगर आप उसको इंटरमीडिएट बीच में स्टोरेज की जरूरत पड़े तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हमारा एक्यूमुलेटर होता है, जिसे हम एसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। दूसरा है प्रोग्राम काउंटर, जो कि सबसे ज्यादा दोनों यही दोनों पूछे जाते हैं। पहले भी पूछे गए थे, अभी रिसेंटली में हुआ तो ये भी पूछे गए, लेकिन यहाँ से हिंट दे दिए कि आगे और भी जो रजिस्टर्ड है उनके बारे में भी पूछ सकते हैं, तो उनके बारे में समझेंगे। लेकिन मेन जो पूछे जाते हैं उनके बारे में तो हमें जानना ही है। अगर हम पीसी की बात करें, प्रोग्राम काउंटर, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? टू होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है पीसी, प्रोग्राम काउंटर। सर ये क्या है? यानी जिस इंस्ट्रक्शन पर हमारा सीपीयू काम कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा, उसका एड्रेस क्या है। सिर्फ एड्रेस को स्टोर, इंस्ट्रक्शन को स्टोर नहीं कराएगा, सिर्फ एड्रेस कहां पर, मतलब जो जैसे हम किसी प्रोजेक्ट से, अभी मैं क्लास ले रहा हूं, मेरी नेक्स्ट जो क्लास है ना, उसके एड्रेस को, उसके टॉपिक को स्टोर कराने का काम पीसी करे। यानी एक प्रोसेस पर तो हमारा सीपीयू काम कर रहा है, लेकिन अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा, उसका मेमोरी में एड्रेस कौन सा है, उसको होल्ड कराने का काम पीसी करेगा। समझ में आया? यानी करेंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को होल्ड करने का काम सीपीयू। मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, टेंशन न लें, हिंदी में भी लिख सकते हो। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूं, अगर हम पीसी के
स्टोरेज की बात करें तो 12 बिट होता है। ये एग्जाम में आपको अभी तक नहीं पूछा गया है, बट हिंट है, जब रजिस्टर्ड के बारे में इस सेशन में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका मतलब है कि आगे आने वाले पेपर में रजिस्टर्ड पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारा पीसी होता है उसका स्टोरेज है वो 12 बिट स्टोरेज होता है, ठीक है ना। और अगर हम आगे जाएं तो आगे जाने पर जैसे मेमोरी यूनिट होता है, तो मेमोरी यूनिट का स्टोरेज हमारा 16 बिट होता है। अगर हम डेट डीआर की बात करें जो कि डेटा रजिस्टर है, अब डेटा रजिस्टर क्या करता है सर, मेमोरी लोकेशन से ऑपरेंट को रीड करने का काम करेगा। यानी ऑपरेंट क्या है सर, हमें उस इंस्ट्रक्शन पर काम क्या करना है। मैंने आपको दो टर्म बताए थे, ऑपरेंट और ऑफ कोड। ऑफ कोड वो इंस्ट्रक्शन होता है जिसे सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, और ऑपरेंट होता है कि उस इंस्ट्रक्शन पर हमें काम क्या करना है, हमें एडिशन करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, हमें सिलेक्शन करना है, क्या करना है, वो होता है ऑपरेंट, ठीक है ना। ऑपरेंट मतलब आप क्या ऑपरेशन करना चाहते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी मेमोरी की लोकेशन के लिए जो एड्रेस है, मेमोरी के लोकेशन के लिए वो मेमोरी एड्रेस को डिफाइन करता है। टेम्पररी रजिस्टर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रोसेसिंग के दौरान जो टेम्पररी स्टोरेज का काम करेगा वो हमारा टेम्पररी होगा। इनपुट आउटपुट रजिस्टर मतलब यूजर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो इनपुट रजिस्टर में होंगे, और प्रोसेस होने के बाद सीपीयू जिन पर प्रोसेस कर रहा है तो उन इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम हमारा आउटपुट करेगा, ठीक है। तो ये वो हमारे रजिस्टर की डेफिनेशन है जो एग्जाम में पूछे जाने का फुल चांस है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, यानी 12 बिट स्टोरेज हमारा पीसी का होता है। अगर आपको मिल जाए, वैसे तो मिल ही जाएगी, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा कि जो हमारा एसी है जिसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं, वो इंटरमीडिएट को रिजल्ट जो रिजल्ट होते हैं उनको स्टोर करता है, उसका स्टोरेज कितना है, 12 है, 16 है, 8 है, कितना है, आप कल ढूंढ के लाना, मुझे कमेंट करना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा सीपीयू कंप्लीट। सीपीयू हमने एएलयू देख लिया, हमने सीयू देख लिया, हमने रजिस्टर्ड भी देख लिया। अगर तीनों समझ में आ गए तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। हिंदी में हाँ टाइपिंग स्पीड पर मैं बताऊंगा, लेकिन आप इतना पहले कंफर्म कर दो, उसके बाद हम अगली कंसेप्ट की बात करेंगे, कंप्यूटर बसेस। ये बहुत आसान सा टॉपिक है कंप्यूटर बस, यानी सिंपल बस का मतलब होता है, नाम से ही वैसे समझ में आ रहा है कि बस क्या है, फिर भी आप एक बार कंफर्म करो सर। पीसी भी होता है, हाँ जी बिल्कुल सही है। वही एक स्टूडेंट का कमेंट है, हिंदी टाइपिंग कैसे इम्प्रूव करें। हिमांशु जी का अगर किसी को जानकारी है तो कमेंट कर दीजिए, जवाब दे दीजिए। श्री राम जी कह रहे हैं कि सर 40 की आती वहां पर आपकी 28-29 की रह जाती। देखो आप एक मान के चलिए कि मैंने टाइपिंग के बारे में वैसे मैं कम इंस्ट्रक्शन देता हूँ, फिर भी अगर आप टाइपिंग के बारे में समझना चाहते हो तो एग्जाम और यहाँ पर आपका 10 का गैप होता है। जैसे एग्जाम में हिंदी की 20 मांगी जाती है, तो यहाँ पर आप 30 की लेके चलो। एग्जाम में इंग्लिश की 30 मानी जाती है, तो जब तक यहाँ पर 40 नहीं आए तब तक आप क्वालिफाई नेचर नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत यहाँ पर आप खुद ही करते हैं, ठीक है ना। वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, कीबोर्ड की आवाज, हेजिटेशन, एग्जाम का प्रेशर, इतनी सारी टेंशन होती है, तो 10 का कैफिंग तो लेके चलना ही चाहिए। कम समझ में आ रहा है, ईश्वर जी कह रहे हैं ईश्वर चीजों को डिफाइन करो, जितना पकड़ में आ रहा है पहले उसको पकड़ो। जैसे आपको याद हो तो प्रोसेसर के बारे में मैंने स्टार्टिंग में समझाया, तो प्रोसेसर के नाम थे, माइक्रो प्रोसेसर था, सीपीयू था, तो इंटरनल प्रोसेसर था, ये सारी चीज नाम हो गए, तो एक साइड में रखो। उसके बाद हमने कंपोनेंट, जो कि कल भी मैंने बताए थे आज फिर से बताए, तो तभी तो लिंकिंग है। यानी सारे ऐसा नहीं मैंने यहाँ पर आपको बता दिया फिर नहीं बताऊंगा, तो तभी तो आपको बार बार चीजें, क्योंकि ये टेक्निकल है। देखो कल आपकी बिल्कुल थ्योरी था, लेकिन आज जो सीपीयू पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे टेक्निकल है, कल और जाओगे तो और टेक्निकल वर्ड आएंगे। तो टेक्निकल वर्ड जो जो आप पहली बार सुनते हैं उनको हो सकता है समझने में आपको दिक्कत आए, लेकिन जब बार बार सुनती है तो हमें कुछ समझ में आ जाता है। जैसे आज आपको एसी के बारे में नहीं समझ में आया कि एक्यूमुलेटर, लेकिन आपने इतना तो लिखा सर, टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट, अगर इतना लिख लिया ना तो काम हो जाता है।
इतना पता चल गया सर ये रजिस्टर्ड होता है, सर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड का मतलब स्टोरेज है। बस ऐसे लिंक करना है। कल आपको फिर से यही चीज रिवाइज करूंगा तो आपको जो आपने पढ़ रखा है, क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो डेटा हो मतलब एक जो हम जब कोई भी चीज ग्राफ करते हो तो उसका मेन 4 चीजों में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन चलता है। जैसे आपने देखा होगा कि वैसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पता नहीं, तो इसमें क्या होता है जैसे डेटा होता है आपके पास, आपकी जो बुक है, मैं जो नोट्स दे रहा हूँ, जितने भी चीजें आप कलेक्ट करो वो संपूर्ण डेटा है। डेटा से हमारी इंफॉर्मेशन बनती है। अब मैं आपको जैसे आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से हमारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है सर? इंफॉर्मेशन हो रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जिस दिन समझ में आ गई, चीजें समझ में आई, इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के बाद नॉलेज आती है, इंफॉर्मेशन के बाद नॉलेज आती है, और नॉलेज के बाद हमारा विजडम आता है जिसे हम विवेक कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, वो यहीं से निकलता है। ठीक है ना? अब डेटा हमारे पास मल्टीपल इतनी सारी किताबें हैं, आपके पास कंप्यूटर की और बहुत सारी हो, आपने बहुत सारे टीचरों से पढ़ रखा है, लेकिन जितनी भी चीजें जैसे आज मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन है। अब जितनी चीजें आपको समझ में आ रही है वो हमारा नॉलेज है। ठीक है ना? अब नॉलेज एक दिन में समझ में नहीं आता, नॉलेज को बनने में टाइम लगता है अपना, इसका एक कंप्लीट साइकिल है, और विजडम है उसको बहुत समय लगता है। ठीक है ना? जिसको विजडम हो जाता है वो अपने आप में बुक लिख देता है। किसी भी चीज में विवेक हो गया है, विवेक समझते हैं, तो अपने आप में वो लिख सकते। जैसे आज आप दिन भर में बहुत सारी चीजें देखी, क्या आपको सारी चीजें याद हैं? नहीं याद होंगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हो जाती है। नॉलेज उन जो हमें कहीं ना कहीं क्लिक कर जाती, वही चीज हमें नॉलेज के फॉर्म में जाती है। तो धीमे धीमे नॉलेज कन्वर्ट होगी, तभी तो आपको पूरा 60 डे का जर्नी बोला गया है कि 60 डे की जर्नी में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, बिल्कुल। मोहित जी कह रहे हैं क्योंकि मोहित का पेपर निकला है तो मोहित जानते हैं कि और हमारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ते कम थे, सुनते ज़्यादा थे। तो सुनने से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि मैं जितना भी पढ़ा देता हूँ और मैं खुद पर्सनली अगर आपको बताऊँ तो हर टॉपिक को मिनिमम लाइव में मैं 3 से 4 बार पढ़ा दूँगा। जो टॉपिक आप अभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, एक बार आपका लाइव हो गया और आप कम से कम 3 बार और पढ़ लेंगे मुझसे, तो एक बार में आया, दूसरी बार में और आएगा, तीसरी बार में और आएगा, मतलब पूरा छप जाएगा, टेंशन ना लें आप, बस चीज़ों को चलने दें आप, ठीक है? चलिए, अब चलते हैं कंप्यूटर बसेस के बारे में। ये वो बस नहीं है जो कहीं न कहीं हमारी सवारियों को ले जाती है, लेकिन काम ऐसा ही करती है, जैसे बस काम करती है ना, सेम वैसे ही काम करती है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, उसको पढ़ के और इस बस को आगे बढ़ाते हैं। क्या लिखा है? सो बस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। यानी कम्युनिकेशन समझ में आ गया, यानी आदान प्रदान, बातचीत करने का जो तरीका है वो हमारा ये बस है। यानी डेटा को ट्रांसफर करने का जो तरीका है, चाहे तो कंप्यूटर के बीच में या फिर कंपोनेंट के बीच में, यानी हमारा जो कीबोर्ड है, हमारा जो माउस है, हमारा मॉनिटर है, हमारा प्रिंटर है, हम अपने कंप्यूटर से उसके साथ जो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो उसको कम्युनिकेट का जो माध्यम है वो हमारा बस होता है। अगर हम बस के कंपोनेंट या बस के टाइप की बात करें तो 3 मेन कंपोनेंट माने जाते हैं, जिसे हम टाइप ऑफ कंप्यूटर बस के नाम से ही जानते हैं। एक बार इन तीनों का नाम बोल दीजिए आप, जिनको पता है वो नाम बोल दो, जिनको नहीं पता है वो यहाँ से नाम पढ़ लीजिए। पहला कौन सा है? एड्रेस बस है। अब इनका नाम 2 से 3 बार आप बोलिए। पूछो क्यों? क्योंकि 2 से 3 बार अगर आपने बोल दिया तो इनका नाम से ही आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इनके नाम में इनका डेफिनेशन छिपा हुआ है। जैसे एड्रेस है, दूसरा डेटा है, तीसरा कंट्रोल है। तो इनको 2 से 3 बार आप प्रोनाउंस करिए, बोलिए सर एड्रेस बस है, डेटा बस है और कंट्रोल बस है। इनका डेफिनेशन इतना आसान है कि बहुत ज्यादा, इससे सरल आपके डेफिनेशन नहीं होगा। चेंज केस का भी सरल नहीं है, वैसे चेंज केस का एमएस वर्ड बहुत सरल डेफिनेशन माना जाता है। एड्रेस और इन बसेस का उससे भी सरल है। क्यों? क्योंकि एड्रेस है, अब नाम से स्पष्ट हो रहा है सर ये मेमोरी एड्रेस को, अब ये मेमोरी एड्रेस देखो, 2 प्रकार के एड्रेस को हम आगे पढ़ेंगे। 2 प्रकार के एड्रेस होते हैं, जैसे आपके नाम 2 होते हैं, एक आपका ऑफिशियल नाम होता है, एक निकनेम होता है।
ऐसे एड्रेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल होता है जिसे मेमोरी एड्रेस कहते हैं और एक लॉजिकल होता है जिसे हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। अब आईपी एड्रेस हमारे ऑफिशियल नाम की तरह होता है, फिजिकल एड्रेस हमारे मेमोरी एड्रेस हमारे निकनेम की तरह होता है, लिखा भी है, लेकिन यहाँ पर दो चीज याद रखना, हमारा प्रोसेसर और अदर कंपोनेंट जिसे हम पीडी कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, सारा काम इन्हीं दोनों के बीच में चलता है, यानी प्रोसेसर और पीडी, प्रोसेसर पीडी जिसे हम अदर कंपोनेंट बोलते हैं। अब प्रोसेसर और अदर कंपोनेंट के बीच में जो एड्रेस को जो कैरी करने का काम करता है वो एड्रेस बस ही करता है। आप समझ में आ गया? यानी एड्रेस बस एड्रेस को कैरी करता है, डेटा बस डेटा को कैरी करता है, कंट्रोल बस सिग्नल को कंट्रोल करता है, क्योंकि कंट्रोलिंग सीयू के समान है, सीयू का काम भी था कंट्रोलिंग का था, तो ऐसे ही सिग्नल को जो कंट्रोल करेगा, सर सिग्नल किसके बीच में? वही यार सीपीयू और हमारा अदर कंपोनेंट। सर डेटा किसके बीच में? प्रोसेसर और अदर कंपोनेंट। सर एड्रेस किसके बीच में? हमारा प्रोसेसर और अदर कंपोनेंट। क्लियर? अब यहाँ पर एक पॉइंट आप जरूर लिख लीजिएगा एड्रेस बस में, ये आपको नोट करना है, एड्रेस बस हमारा वन वे पाथ होता है, यानी यूनी डायरेक्शनल जिसे बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल। बाकी हमारा डेटा बस दोनों पाथ पे काम करता है जिसे हम वाई डायरेक्शनल कहते हैं। ये दोनों पॉइंट आप जरूर लिख लेना, क्योंकि यही वो पाथ है, यही वो डेफिनेशन है जो कभी आप अगर आपको फंसाए तो इन दोनों टर्म से इनका डेफिनेशन निकल आएगा। जब वन वे पाथ की बात आएगी तब सीधा एड्रेस की बात करेंगे। वैसे तो एड्रेस खुद की डेफिनेशन को डिफाइन करता है, डेटा खुद की डेफिनेशन को डिफाइन करता है, लेकिन कभी हमारी लैंग्वेज ऐसी रखती है कि शायद आप समझ ना पाए, तो उसके लिए आप वन वे और टू वे पाथ भी समझ जाना, जिसे हम यूनी और वाई डायरेक्शनल कहते हैं। यूनी का मतलब सिंगल डायरेक्शन और एनी का मतलब वाई का मतलब दोनों डायरेक्शन। अगर हम टाइप ऑफ बसेस की बात करें, वैसे तो हमारे तीन टाइप की बसेस हैं जो कि अभी हमने बोली। अगर आप किताबी लैंग्वेज में बात करोगे तो हमने दो प्रकार, जैसे सिस्टम बस तो हमने समझी, साथ ही साथ में हम कुछ अदर बस की भी बात करते हैं। सिस्टम बस अभी मैंने आपको बताई, वो तीनों के तीनों हमारे सिस्टम बस के फॉर्म में चली जाती हैं। इसका काम क्या है? सर सीपीयू को मेन हमारे मदरबोर्ड की मेन मेमोरी से कनेक्ट करने का है, यानी अभी हम जो बसेस की बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में कनेक्ट करने की है। हमारी जो मेमोरी प्रोसेसर है उसको हमारे अदर कंपोनेंट के साथ कनेक्ट कर रही थी। अगर हम सिस्टम बस को समझें तो सिस्टम बस सीपीयू को हमारे मदरबोर्ड की मेन मेमोरी समझते हैं, रैम से कनेक्ट करने का काम करती है, और सीपीयू को हम लोकल होस्ट मेमोरी और इनसाइड बस के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बस है आईओ जिसे हम इनपुट आउटपुट बस कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, वैसे तो बस का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया कि बस का काम क्या था। सर प्रोसेसर को अदर कंपोनेंट से कनेक्ट करने के लिए काम कर रहे थे। अब अदर जो कंपोनेंट होते हैं वो दोनों फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। आपको पता है कि कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो इंटरनल कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो एक्सटर्नल कनेक्ट हो रहे हैं। तो यानी जो एक्सटर्नल हमारे कंपोनेंट को कनेक्ट करे वो आउटपुट हमारी बस हो जाती है, जो इंटरनल कंपोनेंट को कनेक्ट करे उसे इनपुट बस के नाम से जानते हैं। तो ये डेफिनेशन काफी आसान है, एक बार रीड करने से काम हो गया। लेकिन मेन है आपके पास बस वो जो तीन, डेटा, कंट्रोल और हमारे पास एड्रेस। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बसेस हैं। वैसे तो आप अपने मोबाइल को जो चार्जर है, जो आपका चार्जिंग केबल है, वो भी बस ही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप अपने मोबाइल को अगर पीसी से कनेक्ट करोगे तो उसी केबल से करोगे। तो हमारा पीसी से मोबाइल जो कनेक्ट हो रहा है, हमारे पीसी से जो प्रिंटर कनेक्ट हो रहा है, प्रिंटर में जो केबल लग रही है वो भी बस के फॉर्म में ही कनेक्ट हो जाती है। अब अगर आप बस के मतलब टाइप की बात करोगे, वैसे तो ये बहुत बस के मल्टीपल अलग अलग डिवाइस के लिए अलग बस आ जाती है, लेकिन यहाँ पर लिखा भी है कुछ कॉमन, जैसे कॉमन रजिस्टर थे वैसे ही कुछ कॉमन बस है। सबसे पहले हमारी IAS बस आती, आई ऐसे बस आती है, और EI ऐसे बस है, MCA बस है, VE ऐसे बस है, PCI है, PCIe है, AGP है, SI है। ये बस के जो मैंने आपको नाम बताए इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी फुल फॉर्म। सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है फुल, जैसे पीसी का नाम क्या है, PCI का,
तो पीसीआई का नाम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरनेट इंटरकनेक्ट कनेक्ट है। और पीसीआई ई का मतलब क्या है सर? पीसीआई का मतलब तो हमें पता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है, और आई का मतलब होता है एक्सप्रेस, मतलब एक्सटेंड कर दिया है। यानी पीसीआई में जो बाधाएं थी, जैसे हर चीज के अपग्रेड वर्जन नहीं होते, तो वैसे इन बस को भी अपग्रेड करते चले गए। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वैसे पढ़ लीजिए, इनका फुल फॉर्म जरूरी है। जैसे आईएससी का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर होता है, और ईआईएसए का फुल फॉर्म होता है ई फॉर एक्सटेंडेड होता है, मतलब आईएसए को अपग्रेड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया और ईआईएसए बना दिया। एमसीए की बात करें तो माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर होता है। तो इसी प्रकार हमारे पास बस है, लेकिन कुछ कॉमन चीजें हैं इन बसेस के बारे में। सबसे पहला तो बस है, और सबसे पुराना जो बस है पूछा जाए तो सबसे पुराना बस आईएसए ही होता है। अब आईएसए का कनेक्टर अगर हम यूज की बात करें तो पुरानी डिवाइस, जैसे हम कैश मेमोरी को कनेक्ट कर रहे थे, हम बार कोड को कनेक्ट कर रहे थे, तो इसी बस के द्वारा करते हैं। लेकिन इसको अपग्रेड करने के बाद हम ई आईएससी को लेके आए, जिसे एक्सटेंडेड बोला गया, क्योंकि कुछ बाधाएं होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, उनको दूर करने के लिए हम अपग्रेड करते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। जैसे एमसी है, एमसी को डेवलप किया था किसने सर? आईबीएम ने इसे डेवलप किया था। इसका जो मेन डिज़ाइन है हमारा पीएस2, पीएस2 आप समझते हैं, पीएस2 जिनको पता है पीएस2 का मतलब आप लोग बता दीजिए कि ये भी जैसे पोर्ट है ना, पोर्ट आप आगे पढ़ोगे, जैसे हमारा यूएसबी पोर्ट है, प्रिंटर पोर्ट है, ये भी हम बस के फॉर्म में समझते हैं। क्यों? क्योंकि पोर्ट भी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इनका यूज भी वहां पर होता है, ठीक है ना। चलिए, तो पीसीआई की अगर हम बात करें तो पीसीआई हमारा कंप्यूटर मेमोरी में यूज होता है, और ये इसका जो साइज है ना, साइज जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता, ज्यादा नहीं पूछा जाता, कि पीसीआई हमारा 32 बिट डेटा को स्टोर करता है, और इसको अपग्रेड करने के बाद हम अगर 64 की बात करें तो हमारा पीसीआई हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आप और एक लिख लेना, एजीपी, एजीपी का फुल फॉर्म आपने देख लिया, लेकिन एजीपी का यूज करते हैं हम अपने ग्राफिक कार्ड को, किसको? ग्राफिक कार्ड को अगर हम पीसी में कनेक्ट करना चाहते हैं तब हम एजीपी का यूज करते हैं, ठीक है। एस सी एस आई, अगर आप मैं एस सी एस आई का फुल फॉर्म या फिर यूज आपको बताऊं, जैसे आपको पता है कि आपका लैपटॉप हो, पीसी हो, तो हमारे लैपटॉप पीसी में 3 यूएसबी पोर्ट आते हैं, सबको पता है। अब 3 यूएसबी पोर्ट से, जैसे एक में मैंने माउस लगा दिया, एक में मैंने कीबोर्ड लगा दिया, एक में पेन ड्राइव लगा दी। अगर मुझे मॉनिटर, अगर मुझे कोई अदर एक्सटर्नल डिवाइस लगानी है तो उसके मेरे लिए पोर्ट ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे लाइट का एक्सटेंशन बोर्ड आता है, वैसे ही हमारे पास जो पोर्ट होते हैं उनका एक्सटेंशन बोर्ड आता है, जिसे हम एससीएसआई कहते हैं। इस पर क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल पेरिफेरल डिवाइस को अटैच करने की फैसिलिटी हमें दी जाती है। जैसे आप एमपी ऑनलाइन पे जाते हो ना, तो एमपी ऑनलाइन पे आपने ये एक्सटर्नल यूएसबी पोर्ट देखे होंगे, जिसमें सिंगल पोर्ट लगा लीजिए और बाहर आपके पास एक्सटर्नल अटैचमेंट मिल जाएगा पेरिफेरल को कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा भी बस यहाँ पर मैंने लिखी है, जैसे आपकी जो मोबाइल की केबल है, यूएसबी का जो सी टाइप है, इसे भी हम कंप्यूटर की बस के नाम से जानते हैं। यूएसबी है, ये भी बस है हमारा। जो हम हार्ड डिस्क और एसएसडी को कनेक्ट करते हैं, साटा पाटा की जो केबल्स होती हैं, वो भी बसेस के फॉर्म में। क्योंकि बस का मेन काम क्या है, हमारे प्रोसेसर को अदर कंपोनेंट से, अब कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, हमारा मेमोरी हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, हमारा मोबाइल हो सकता है, स्पीकर हो सकता है। तो ये वो सारी डिवाइस हैं जिनसे हम अपनी कंप्यूटर को कनेक्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ कि बस का जो डेफिनेशन है, वो टाइप है, दोनों आपको समझ में आए होंगे। बाकी जिन बस के मैंने आपको नाम बताए, जैसे एमसीए फुल फॉर्म क्या है, हमारा आईएसए फुल फॉर्म क्या है, ईआईएसए फुल फॉर्म क्या है, एजीपीए फुल फॉर्म क्या है, किसके लिए यूज होता है, एससीएसआई है फुल फॉर्म क्या है, किसके लिए यूज होता है, हमारा पीसीआई है किसके लिए यूज होता है, इसको अपग्रेड करने के बाद कौन सा कनेक्टर लेके आए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई, तो कहीं ना कहीं आपको रिकॉल हुई होंगी, लेकिन एक स्ट्रक्चर भी में समझ में आया होगा। अगर हो गया तो एक बार कंफर्म कर मुझे बता दीजिए। हाँ जी सर, ये साटा पाटा क्या होता है? देखो, साटा पाटा आप आगे पढ़ोगे, क्योंकि
आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा मदरबोर्ड है, ठीक है ना। और अभी जिन डिवाइसेस, जिन कंपोनेंट की हमने बात करी, उन कंपोनेंट को मदरबोर्ड पर ही हम कनेक्ट करते हैं। सही बात है, क्योंकि जो हमारा सर्किट बोर्ड होता है पीसी में वो मदरबोर्ड ही है, और जितनी भी डिवाइस है चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, सभी इस पर कनेक्ट होती हैं। अब मैं यहाँ पर लिखा भी है कि साटा पाटा क्या होता है कि हमारी हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी होती है, उनको कनेक्ट करते हैं। तो उनके लिए जो केबल्स होती है, जो पोर्ट होता है, वो हमारा साटा पाटा होता है। साटा का मतलब सीरियल अटैचमेंट होता है, पाटा का मतलब पैडल होता है, ठीक है ना। आप कम से कम यूएसबी से तो समझ में आया कि बस का काम क्या है, मतलब डिवाइस को कनेक्ट करने कंप्यूटर में, तो जो माध्यम है उसको कहते हैं बस। बस के तीनों टाइप बहुत अच्छे से समझ में आए। एड्रेस, एड्रेस के लिए डेटा, डेटा के लिए कंट्रोल, सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए। उम्मीद करता हूँ तीनों बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट सीपीयू के बारे में देखा, सीपीयू के सारे टर्म और कंपोनेंट को बहुत अच्छे से समझा। अगली जो क्लास होगी उसमें हमारे पास दो मेन कंसेप्ट है, जिसमें सीपीयू की शेड्यूलिंग है। सर ये शेड्यूलिंग क्या होती है कल हम देखेंगे, और मदरबोर्ड के बारे में समझेंगे। और मदरबोर्ड में हम जो कंपोनेंट है, क्योंकि वैसे तो कंप्यूटर अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन हम टर्म के फॉर्म में चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। कल हम मदरबोर्ड के जब कंपोनेंट की बात करेंगे, अभी हमने सीपीयू के कंपोनेंट की बात करी, कल हम मदरबोर्ड की कंपोनेंट की बात करेंगे, तब आपको और समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल, देखो मैं तो 8 बजे करता हूँ, लेकिन आज व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा थी, इसीलिए क्लास 8:30 बजे हो पाई थी। पर टेंशन ना लें, हमारी क्लास सही 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। हाँ, PS2 सबको कुछ लोगों ने कमेंट किया था, सर PS2 9 होल नहीं होते भाई। देखो PS2 में 9 होल नहीं होते, 6 होल होते हैं। और PS2 का जो यूज़ है ना, वो हम एज़ अ पोर्ट के फॉर्म में करते हैं, और कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए PS2 का यूज़ किया जाता है। ठीक है? चलिए, जिनका नहीं निकला वो CPCD उनका निकल जाएगा। हाँ जी, भरोसा रखें, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। सर हर्ट्ज़ कह रहे हैं बहुत कम समझ में आ रहा है। देखो हर्ट्ज़ कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया मैं बैठा हूँ आपके लिए, चीज़ें बस आप 50% तो आया, 50 नहीं 10 आया ना, काम हो गया। अरे 10 भी नहीं आया, आपको इतना समझ में आ गया कि कंपोनेंट कौन से हैं। अगर कल आपसे पूछा जाए कि रजिस्टर्ड क्या है, सर सीपीयू के अंदर पढ़ा था, इतना तो कर लिया ना, बस इतने से आपका उद्धार हो जाएगा। इतना बहुत होता है क्वेश्चन के एलिमिनेशन के लिए। हाँ जी, तो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो उनको हो सकता है थोड़ा-सा दिक्कत आए, पर टेंशन ना लें। अभी आपने समझ लिया, अब इसी को पीडीएफ से रीड करके आना एक बार कल, ठीक है ना? अगर आपको समय मिले तो सीपीयू शेड्यूलिंग और आप कहीं न कहीं जो मदरबोर्ड है उसके बारे में रीड कर लेना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो फिर आपको कल मैं आपको आगे पढ़ा ही दूँगा, ठीक है ना? आकाश कह रहे ईश्वर कह रहे हैं सर इतना आ गया, बस बहुत है भई, कल मैं और डिफाइन कर दूँगा, तब आपको और समझ में आए, क्योंकि मेरा थोड़ा-सा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं चीज़ों को थोड़ा-सा अलग-अलग डोज़ में देता हूँ, यानी पहले उनके नाम, फिर उनकी डेफिनिशन, फिर उनके यूज़, जिससे आपको, क्योंकि एक बार में ही सब कुछ नया हो गया, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं। वैसे भी कंप्यूटर से हमें परेशानी हो रही है, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, तो इतना टेक्निकल अगर शब्द आ गए, तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। सर हमें पीडीएफ नहीं मिला है, अब मैसेज कर देना, मैं देख लूँगा आपको क्यों नहीं मिला। ठीक है। हाँ जी, सौरभ कोई दिक्कत नहीं, बस देख लो। और जो टास्क दिया जाता है, कल की क्लास में मैंने स्पेशल आपसे बोला था कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जितना भी कर रहे हो, मुझे रिपोर्ट ज़रूर करना, नहीं करोगे तो फिर मैं नहीं बता पाऊँ। यही वही कहानी है कि बीमार हम हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर दवा भी दे रहा है, लेकिन हम उसको बता नहीं रहे हैं कि दवा हम खा रहे हैं, हमारा बुखार सही हुआ, जुकाम में कुछ कमी, कुछ नहीं, सिंपल ले रहे हैं क्लासेस। हुँ, ठीक है। चलिए तो फिर मैं लेता हूँ विदा, और मिलूँगा कल सेम टाइम पर, जो हमारा टाइम होता है क्लास पर, उसी में। कल हम सीपीयू की शेड्यूलिंग समझेंगे,
और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मदरबोर्ड पर, जिससे हम पूरा कंप्यूटर सिस्टम को, जो कंप्यूटर सिस्टम वाला टॉपिक है, वो सीपीयू वाला कंपोनेंट वो फिनिश हो जाएगा। कल हम एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे हम पेरिफेरल के ऊपर। ठीक है, चलिए।